नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर अमित कांसल, इग्नो अधीन के अंदर 2281 निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सनाम के यूट्यूब चैनल निर्माण कैंपस पर मैं अपने सभी शिक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और कोरोना से बचने के लिए जो प्रोटोकॉल निर्धारित है उसका पालन कर रहे होंगे। अभी कुछ समय पहले ही मुझे कुछ समाचार प्राप्त हुए जिनके बारे में जानकर मुझे काफ़ी दुख भी हुआ कि देश की कुछ प्रसिद्ध हस्तियाँ, मीडिया जगत की, शिक्षा जगत की हस्तियों का कोरोना के कारण निधन हो चुका है। तो काफ़ी मैं उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ। परमात्मा उन्हें शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने का बल दे। तो जितने भी इस कोरोना की लड़ाई में हमारे वॉरियर्स या आम पब्लिक अपने प्राणों की आहुति दे रही है, तो उन पर हम सबको शोक है और हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं अगर हम कोरोना से बचने के लिए जो प्रोटोकॉल है उसकी पालना करते हैं, है ना। पब्लिक प्लेसेस में जाने से गुरेज करते हैं, हम मास्क का प्रयोग करते हैं या फिर सैनिटाइजेशन, अपने हाथ बार बार धोते हैं, 2 गज की दूरी जो है वो बनाकर रखते हैं। आपको लगता होगा कि ये सारा दिन टीवी पर भी आता है और मैं भी वही बातें करता हूँ। तो दोस्तों, किसी भी समस्या का हल है उस समस्या के प्रति जागरूकता। कभी भी अंधेरा चलाने से अंधेरा दूर नहीं होता, उसके लिए हमें शम्मा रोशन करनी पड़ती है, रोशनी करनी पड़ती है ना। तो समाज में जो इस समय भयानक परिस्थितियां हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत हद तक मानव जिम्मेवार है, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं प्रकृति को बड़ा प्यार करता हूँ, मदर नेचर को। तो हम लोगों को अब इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ जो सकारात्मक कार्य हैं, जैसे कि बात करते हैं हम वन महोत्सव की, फोटो खिंचाते हैं, काम होता है। इग्नो की तरफ से भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम मात्र एक पब्लिसिटी या फोटोज के लिए नहीं होने चाहिए। उनका जो वास्तविक उसके पीछे जो स्पिरिट है, भावना है, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर हम प्लांट्स लगा रहे हैं तो यह हमारा दायित्व बनता है कि उस प्लांट की देखरेख हम उसके बेशक होने तक करें और उसके बाद भी उसकी देखभाल हम करते रहें निरंतर से। देखो, आज ऑक्सीजन बिकने लगी है। कभी देश में ऐसी स्थिति है कि पानी बिकता था। जब मैं बोतल खरीदता था कहीं बाहर जाकर, गर्मियों में घूमने जाते थे, तो मेरे मन में एक ना पीस होती, दर्द होता था कि देखो कैसा दिन आ गया, जहाँ देश में सैकड़ों नदियाँ हैं और पानी इतना अनरिच्ड है हम नेचुरल रिसोर्सेज में, तो वहाँ हमें पानी खरीदना पड़ रहा है। अब स्थिति कैसी बन चुकी है कि ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है। अगर मनुष्य संभला नहीं तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हमें और भी भयानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रण कीजिए कि जो हमारी धरती माँ है, हमारा वातावरण है, हम उसकी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ कार्य करें। जो भी कर सकते हैं अपने घर पर, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने शहर में, अपने गांव में हम काम कर सकते हैं। और कोई भी जो शुरुआत होती है वो खुद से होती है, ऐसा माना जाता है, मेरा विचार है। तो साथ ही साथ मैं आज बात कर रहा था कि सोच रहा था कि मैं एक शिक्षाविद होने के नाते कि हम लोगों ने PhD तक की पढ़ाई की है, देश की हाईएस्ट डिग्री है, और बहुत सारी मास्टर डिग्रीज की हैं, है ना, अलग अलग विषयों में, कानून की पढ़ाई से लेकर राजनीति शास्त्र की पढ़ाई से लेकर रूरल डेवलपमेंट, सब कुछ किया। और सैकड़ों, हजारों, लाखों विद्यार्थी ऐसा पढ़ भी रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक। लेकिन मेरे मन में ये विचार आता है अक्सर कि एक बंदा जो MSc फिजिक्स किया हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है, इलेक्ट्रिकल, बिजली विद्युत वगैरह में पढ़ता है, लेकिन वास्तविकता में उसको एक फ्यूज तक लगाना नहीं आता। फ्यूज अगर लगाना हो, बल्ब चेंज करना नहीं आता।
तो आज देश में इतनी स्थिति खराब है कि जो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाने हैं, नेबुलाइजर करना है, या फिर पल्स चेक करनी है, या फिर ब्लड प्रेशर चेक करना है, ऐसी बातें हैं, इवन इंजेक्शन लगाना है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें भी किसी को नहीं आती। तो जो हमारी शिक्षा प्रणाली अभी तक की थी वो लगभग ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि फिर असफल हो रही है। हम कितना कुछ पढ़ते हैं, मुझे पता है कि 10th तक हम लोग पढ़ते हैं, पूरा बायोलॉजी का सिस्टम पढ़ते हैं, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, पूरा बायोलॉजी। लेकिन क्या हमें प्रैक्टिकली उसमें क्या सिखाया जाता है, प्रिज्म से कलर कैसे जाता है ना, और केमिकल रिएक्शन सिखाए जाते हैं जिनका हमारे जीवन में कहीं प्रयोग भी नहीं आता। क्या हम अब इस बात को विचार कर सकते हैं कि हमारे देश में जो हमारा युवा पीढ़ी है, जो आने वाली शिक्षा नीति है, उसको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक कंपोनेंट के रूप में दी जाए जो उसको व्यवहारिक रूप में काम आए। आज देश में हजारों नर्सें और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी कमी है। अगर जो 10th 12वीं तक के विद्यार्थी हैं उनको इंजेक्शन लगाने की ट्रेनिंग, बीपी सेट कैसे ऑपरेट करना है, ऑक्सीजन का कैसे दबाव मेंटेन करना है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, इंजेक्शन कैसे लगाना है, कौन कौन सी इमरजेंसी स्थितिज में हम परिस्थितियों में कैसे काम करना है, भूचाल आ गया, बाढ़ आ गई, डिजास्टर आ गया, जैसे अभी एपिडेमिक चल रही है, महामारी चल रही है, इन परिस्थितियों में हमें कैसे सामना करना है। अगर इसके छोटे छोटे कंपोनेंट के रूप में कंपल्सरी ट्रेनिंग सबके लिए कर दी जाती तो आज शायद देश में परिस्थितियाँ अलग होती। मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज किए हुए हैं, जो मेरा अपना सोचना है। मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी इसीलिए किया सोचकर। तो आज मुझे लगता है कि मैं काफ़ी फर्स्ट एड काफ़ी लोगों को दे सकता हूँ, इंजेक्शन। और अगर मेरी सेवाएँ मेरे देश के काम आती हैं, कहीं चाहिए तो मैं रेडी हूँ। मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ हर रोज़, और जो मेरे से संभव सहायता प्रदान की जाती है मैं देता हूँ। तो कृपया आप लोग जो भी विद्यार्थी हैं, जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है तो आप लोगों ने डॉक्टर तो नहीं बनना, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट के में कोई महारत तो नहीं हासिल करनी, लेकिन बेसिक चीज़ें हमें आनी चाहिए कि हम ऐसी परिस्थितियों में देश के लिए, समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे सकें, अपना कुछ काम कर सकें। तो इस संबंधी मुझे लगता है कि मेरी तो आई विल ट्राई कि मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ। आई विल राइट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सम बीसीज ऑफ द और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं देश के प्रोमिनेंट, उनको मैं लेटर लिखूंगा इस संबंधी, है ना। लिखूंगा, कार्रवाई क्या करते हैं क्या नहीं वो उन पर डिपेंड करता है, लेकिन देश के नागरिक होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है, यह मेरा धर्म है। एक शिक्षाविद होने के नाते, जैसे एक डॉक्टर है वो इन सभी परिस्थितियों में उसने अपनी जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करना है, तो एक चिंतक होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मेरा भी यह दायित्व है, धर्म है कि जो शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं उनको इस समय में चिंतन किया जाए, और इन परिस्थितियों में कैसे एक विद्यार्थी, कैसे अन्य लोग, कैसे कॉमन लोग खड़े हो सकते हैं अपने देश के लिए, कैसे काम कर सकते हैं, उन संबंधी चिंतन किया जाना चाहिए और उनका हल और समस्याओं का हल ढूंढा जाना चाहिए। क्योंकि अंधेरा अंधेरा कहने से तो अंधेरा दूर नहीं होगा, हमें रोशनी चलानी पड़ेगी। तो आज मैंने 5-7 मिनट आप सबके इसलिए एक्स्ट्रा से लिए हैं क्योंकि आज जिस महापुरुष को, भगत सिंह को, मैं आज उनके विचारों को बताने वाला हूँ, जो आपके सिलेबस में हैं। क्रांतिकारी, लाखों करोड़ों नवयुवकों के लिए वे प्रेरणा स्रोत थे। 23 वर्ष की आयु में शहीद भगत सिंह इस दुनिया से चले गए। कहते हैं कि जो महान कार्य के लिए आते हैं ना, उनका जीवन स्पैन, जो जीवन का चक्कर होता है वो छोटा होता है। श्री गुरु गोविंद सिंह 40 वर्ष की आयु में चले गए, स्वामी विवेकानंद भी बहुत छोटी आयु में चले गए। तो 23 वर्ष की आयु तक जब एक बच्चा सपना लेता है, एक नौजवान सपना लेता है कि मेरी शादी होगी, मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास घर होगा और मैं शाही ठाट फाट से रहूँगा, तो ऐसे भगत सिंह अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए और इस दुनिया से चले गए। 23 मार्च 1931 को उनका शहीदी दिवस होता है। साथ में सखदेव और राजगुरु, उन्होंने भी शहादत ली। तो आज मैं उसी भगत सिंह की
जो पंक्तियां हैं उनके साथ अपने इस लेक्चर को शुरू करूंगा। मरकर भी ना मिटेगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मरकर भी ना मिटेगी मेरे दिल से वतन की उल्फत। उल्फत का मतलब होता है मोहब्बत, मोहब्बत, प्यार। तो भगत सिंह क्या बोल रहे हैं, मरकर भी ना मिटेगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका रोम रोम भारत माता की सेवा के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए अर्पित था, सच में आज उन्हें गए हुए एक लंबा समय हो चुका है, 90 वर्ष होने को आए हैं लगभग, है ना। तो 23 मार्च 1931 को गए हैं, तो लगभग 90 वर्ष हो चुके हैं। तो आज तक जो हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में उनके विचार हैं, उनकी खुशबू हम महसूस करते हैं। तो आज जो इस समय भारत में परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उसमें हर कोई वह इंसान भगत सिंह है जो कुछ ना कुछ योगदान अपने देश और समाज के लिए दे सकता है, किसी भी रूप में सरकार को सहायता दे सकते हैं। जो राजनीति करने का समय यह नहीं है, हम भाजपा को पसंद करते नहीं हैं, हम कांग्रेस को पसंद नहीं करते, हम कम्युनिस्टों को पसंद नहीं करते, हम फलानी पार्टी को पसंद करते हैं। इन चीज़ों को छोड़कर हमें अपने देश और देशवासियों को सोचना चाहिए, क्या हम इस समय अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसी मेरी सबसे प्रार्थना है कि अब सब लोग कुछ ना कुछ सोचें क्या कर सकते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को भोजन दे सकते हैं, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, हमारे पुलिस वाले भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी किसी प्रकार की सहायता कर सकते हैं। हम फर्स्ट एड दे सकते हैं किसी को, है ना, किसी भी तरह की सहायता कर सकते हैं, अनुदान दे सकते हैं। तो सरकार की मतलब एक संभव, हर संभव सहायता दे। कह रहे कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो भगवान श्री राम जब सेतु का निर्माण करे तो एक गिलहरी भी मतलब पानी में, समुद्र में पहले उसके पानी से मतलब अपने भिगो लेती थी, फिर मिट्टी को अपने शरीर पर लपेटती और सेतु पर जाकर छिड़क देती थी। तो गिलहरी भी अपना काम कर रही थी उस समय, अपना कर्तव्य निभा रही थी। जब बड़े बड़े बंदर और भालू और राम जी के सेवक सारे कार्य में लगे हुए थे, तो इस समय हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि उस गिलहरी की तरह ही चाहे हमारा योगदान हो, हम कुछ ना कुछ योगदान अपने देश के लिए दें, तभी हम भगत सिंह जी के विचारों को सार्थक कर पाएंगे। तो भगत सिंह 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक के भारतीय क्रांतिकारियों के चरित्र का प्रतीक थे। जो तीसरा दशक था 20वीं शताब्दी का, जितने भी क्रांतिकारी हुए वे उनके चरित्र का प्रतीक थे। उन्होंने गांधी के अहिंसा के दर्शन को अस्वीकार कर दिया था। तो जो भगत सिंह थे, हम उन्हें क्रांतिकारी व्यक्ति मानते हैं। उनके जो विचार हैं, उनका व्यक्तित्व है, उन पर सर्वप्रथम जो प्रभाव पड़ा, मैंने पहले ही बताया कि जब भी हम किसी व्यक्ति के विचारों का अवलोकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, वे विचार किसी न किसी विशेष परिवेश या वातावरण की उपज होते हैं। उन पर किसी व्यक्ति का, परिस्थितियों का, घटनाओं का प्रभाव रहता है। तो हम उनके विचारों को पढ़ने से पहले हम उन परिस्थितियों को जानेंगे, उनकी बैकग्राउंड को जानेंगे जिन्होंने उनके विचारों को मोल्ड किया, एक स्वरूप दिया। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे उनके परिवार की पृष्ठभूमि की, बैकग्राउंड की। देखो, भगत सिंह का जन्म स्थान पंजाब में जो है खटखड़ कला माना जाता है। वो पंजाब की धरती के सपूत है, भारत माता के लाल है। तो सर्वप्रथम उनका जो परिवार है, उनके जो दादा थे सरदार अर्जुन सिंह, एक वो यूनानी डॉक्टर थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, और एक आर्य समाजी थे। आर्य समाज की जो स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और पंजाब में आर्य समाज राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का प्रतीक था। जो उम्मीदें थी, आर्य समाजियों को राष्ट्रवादी माना जाता था। तो उनके दादाजी सर्वप्रथम जो है सरदार अर्जुन सिंह थे। फिर हम बात करते हैं उनके पिताजी की, जो सरदार किशन सिंह जी थे, जिन्होंने कॉलोनाइजेशन एक्ट और बड़ी दोआबा कनाल एक्ट के खिलाफ किसानों को संगठित किया और एक लंबा समय जेल में रहे। ठीक है। फिर हम बात करेंगे उनके चाचा जी की, जिनका नाम सरदार अजीत सिंह था और वो गदर पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने भारत माता सोसाइटी
की शक्ल में एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने में एक अहम भूमिका निभाई थी 1907 में। तो उनके जो दादा से लेकर, चाचा से लेकर, पिताजी से लेकर सब देशभक्त थे, देश की सेवा में अर्पित थे। तो हम बचपन में एक प्रसंग सुनते थे भगत सिंह के बारे में कि एक दिन वो खेत में काम कर रहे थे, तो उनसे आकर पूछा उनके चाचा ने, पिता ने, कि भगत सिंह तुम क्या कर रहे हो? कह रहे कि मैं जो है बंदूकों की बुआई कर रहा हूँ, इन बंदूकों की उपज होगी तो मैं जो देश से है फिरंगियों को भगा दूंगा। तो बचपन में ही उनके ऐसे विचार थे, तो हमें ऐसा प्रसंग सुनते थे। तो उसके पश्चात हमारे ऊपर जो परिवार के पश्चात जो प्रभाव पड़ता है वह होता है शैक्षणिक संस्थाओं का, हमारे अध्यापकों का, हमारी शिक्षा प्रणाली का। तो लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में उन्हें जो है शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। 1907 में उनका जन्म हुआ था, उसके पश्चात उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, जो कि पंजाब का एक प्रमुख स्कूल था, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। कल हमने बात की थी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की, तो उस समय एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का उदय हो रहा था जो शिक्षा प्रणाली भारतीयों को भारत की संस्कृति और भारत से जोड़ेगी। तो उनका डीएवी स्कूल में पढ़ना हुआ। वहीं पर लाला लाजपत राय, पिंडीरस मेहता, नंद किशोर जैसे पंजाब के राष्ट्रवादी नेताओं के से उनका संपर्क हुआ। पर उनके जो आदर्श थे वो कौन थे? उनके आदर्श थे सराभा जी, करतार सिंह सराभा, जो लुधियाना जिला में एक सराभा गांव आता है, पंजाब के हम सब लोग हैं वहाँ के, उनका जन्म हुआ था। तो सराभा ने बहुत कम आयु में 17-18 वर्ष की आयु में, है ना, अपना जीवन है वो देश के नाम अर्पित कर दिया गया था। वो शहीद हो गए थे। तो सरदार सराभा को, करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे। दूसरी बात हम करते हैं अपने जो पंजाब में अशांति थी उसकी तरफ, पंजाब में बढ़ती शांति का भी उन पर प्रभाव पड़ा। वो कैसे पड़ा? तो 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में और 20वीं शताब्दी के पहले दशक में पंजाब के खेतीबाड़ी करने वाले लोगों पर बहुत सी मुसीबतें थी, वे शिकार हो रहे थे उनका। तो उस समय एक गीत चला था, पगड़ी संभालो जट्टा, बांके दयाल जी द्वारा रचित था, और एक मूवमेंट चली थी पंजाब के किसानों के स्वाभिमान के लिए, आंदोलन चल रहा था। इसके पीछे कारण था कि सरकार की नीतियां, जो औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसका उद्देश्य पंजाब के किसानों का शोषण करना था, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, अकाल पड़ रहे थे बार बार, लेकिन वो राजस्व उसी प्रकार से मांग रही थी ब्रिटिश सरकार, जिसके कारण कृषकों और किसान के मध्य एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी और प्रदर्शन शुरू हो गए थे, आंदोलन शुरू हो गए थे, किसान का स्वाभिमान दांव पर लगा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भी अपना दमनकारी चक्कर तेज कर दिया। अकाली आंदोलन शुरू हुआ पंजाब में शासकों के विरुद्ध, गदर पार्टी जैसे क्रांति दलों की जो है कार्य शुरू हुआ। पर इन आंदोलनों को ब्रिटिश सरकार द्वारा सख्ती से जो है दबा दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को, है ना, जिस तरह से जलियांवाला का बाग में संहार हुआ, रोल एक्ट का पास होना, और इन सारी परिस्थितियों के कारण पंजाब के लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति एक नफरत की भावना पैदा हो चुकी थी। उसके अत्याचार, उसके दमन, उसके शोषण के विरुद्ध, है ना, जिस प्रकार से मार्शल लॉ कहा जाता था, इन सभी परिस्थितियों में का प्रभाव भगत सिंह के मन पर पड़ा। जलियांवाला हत्याकांड की जो अंग्रेजों ने किया, फिर 1917 में रूस में क्रांति हुई, समाजवादी क्रांति हुई, तो समाज का प्रभाव, रूसी क्रांति का प्रभाव उन पर पड़ा, मार्क्स को पड़ा, मार्क्स के विचारों का प्रभाव पड़ा, लेनिन के विचारों का प्रभाव उन पर पड़ा। फिर हम बात करते हैं उनका राजनीतिक संघर्ष। तो जब वो जवान हुए तो भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। नेशनल कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो एक बहुत प्रतिष्ठित और युवाओं को आकर्षित करने वाला इंस्टीट्यूट था, जो बाद में विभिन्न आंदोलनों में अग्रिम मोर्चे पर रहे ऐसे युवाओं को उन्होंने आकर्षित किया। तो वहाँ के इतिहास के प्रोफेसर थे जयचंद विद्यालंकार। तो उनके माध्यम से उन्हें जो इटली, आयरलैंड, रूस और चीन में क्रांतिकारियों ने जो आंदोलन किए उनका पाठ पढ़ने का
अवसर भगत सिंह को प्राप्त हुआ। जहाँ तक कि उन्होंने देश के लिए जो शादी का प्रपोजल था उसे भी ठुकरा दिया। बाद में प्रोफेसर विद्यालंकार के रिकमेंडेशन पर एक पत्र उन्होंने दिया था, उस पत्र को लेकर वो कानपुर में गए, जहाँ वे प्रसिद्ध क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी को मिले। और जो विद्यार्थी था, गणेश शंकर विद्यार्थी थे, क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे, उनका घर क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। तो उनके संपर्क में आने से वो उत्तर भारत के विभिन्न क्रांतिकारियों के संपर्क में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से एक संगठन बनाया, ठीक है। और भारत के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने यात्रा की, ठीक है। अलीगढ़ में उन्होंने एक राष्ट्रीय स्कूल भी चलाया, दिल्ली में रहे, ठीक है। फिर उन्होंने दैनिक वीर अर्जुन के लिए काम किया, है ना। और बाद में वो लाहौर में आ गए, जहाँ वो सरदार सिंह जोश द्वारा चलाई जा रही समाजवादी विचारधारा की पत्रिका कीर्ति में संपादक मंडल में काम किया। तो फिर बाद में उन्होंने युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियां में लगाने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 1926 में यह सभा बनी थी और इसका कार्य था लोगों में, युवाओं में एक जोश भरना, देश के साथ जोड़ना, स्वदेशी को लोकप्रिय बनाना और उन्हें सामाजिक मामलों संबंधी शिक्षा देना, शारीरिक जो है कसरत द्वारा उनके शरीर को हिस्त करना, भाईचारे की भावना पैदा करना और विदेशी शासन के प्रति जो घृणा थी, जो उसकी दमनकारी नीतियां था, उसके बारे में बताना ताकि उसके विदेशी शासक के प्रति एक घृणा का भाव ऐसे नौजवानों में पैदा हो। उनको क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए शिक्षित और भर्ती करना नौजवान सभा का जो था, भारत नौजवान सभा का मुख्य उद्देश्य था, अगर संक्षेप में बात करें। और जो नौजवान भारत सभा में ट्रेनिंग प्राप्त कर लेते थे, उन लोगों को, युवाओं को जो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में दाखिल किया जाता था। तो ये भारत नौजवान सभा के माध्यम से वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के माध्यम के संगठन में दाखिल होते थे, जिसका उद्देश्य विद्रोह और शस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजी राज का तख्ता पलटना था। अभी तक हम उदारवादी विद्वान पढ़ रहे थे, कल भी हमने बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा, उससे पहले राजा राममोहन राय रानडे के बारे में पढ़ा। तो उनका हिंसा में कोई विश्वास नहीं था, गांधी का भी हिंसा में कोई विश्वास नहीं था। लेकिन जो भगत सिंह द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, उसका उद्देश्य ही विद्रोह और शस्त्र क्रांति द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटना था। तो इस प्रकार से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी कार्य कर रही थी और अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण और मनमाने शोषण का विरोध करने के कारण इसके सदस्यों और पदाधिकारियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा पकड़ा जाने लगा। और बाद में 1928 में बहुत विचार विमर्श के बाद इसमें एक सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भगत सिंह जो समाजवादी विचारधारा थी, मार्क्सवाद, लेनिन, उनसे काफी प्रभावित थे। इसलिए इस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। तो अब इसका उद्देश्य क्या हो गया? देखो, मुझे समझा लेना चाहिए कि भगत सिंह का मानना था कि जो अंतिम लक्ष्य है आर्थिक स्वाधीनता है, मजदूरों और किसानों की आर्थिक स्वाधीनता। सर्वहारा जो वर्ग है जिसमें मजदूर किसान हैं, वे लोगों का शासन रहेगा, लेकिन उससे पहले राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त की जाए, लेकिन अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? आर्थिक स्वाधीनता। तो ऐसा उनका विचार था। तो अब हम बात करेंगे लाला लाजपत राय का प्रभाव। तो लाला लाजपत राय को हम पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभाव था उन पर, भगत सिंह पर। साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की सिफारिश के लिए आया हुआ था 1928 में, लेकिन इसमें सभी श्वेत लोग थे, किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। और 30 अक्टूबर 1928 को जब लाहौर में पहुंचता है तो लाला लाजपत राय की अगुवाई में साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काली झंडे दिखाई गई और एक जुलूस निकाला गया, है ना। तो उस समय के जो अधीक्षक थे, पुलिस अधीक्षक, उन्होंने लाला जी पर लाठियां चलाई उनके हुक्म पर, जिसके कारण लाला जी शहीद हो गए, ठीक है।
और लाला जी की शहादत का जो है जिस तरह से उन पर बर्बरता का प्रयोग किया गया, हिंसा का प्रयोग किया गया शांतिपूर्ण जुलूस पर, उसका भगत सिंह के मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने ठान लिया कि मैं जो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हैं उनके जो हत्या की गई है उसका मैं बदला लूँगा, और इस बदले के लिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मारने की निश्चय किया। ठीक है, लेकिन गलत संकेत सूचना मिलने के कारण पुलिस अधीक्षक की जगह उनका जो सबॉर्डिनेट था सैंडर्स मारा गया और उनके पीछे करने वाले एक सिपाही चांद सिंह की भी हत्या हो गई। तो भगत सिंह बच निकले और कलकत्ता पहुंचे। आगरा, लाहौर और सहारनपुर में उन्होंने बम बनाने के कारखाने लगाए ताकि क्रांति में की जो योजना थी उसमें उनको कुछ सहयोग दिया जा सके क्रांतिकारियों को। तो अंग्रेज सरकार मजदूरों के आंदोलन को दबाना चाहती थी, मजदूरों पर अत्याचार कर रही थी, और इस उद्देश्य से अंग्रेज सरकार ने मजदूरों की आज़ादी पर पाबंदी लगाने के उद्देश्य से दो बिल, एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दूसरा पब्लिक सेफ्टी बिल, इन दोनों बिलों को जो सेंट्रल पार्लियामेंट थी, असेंबली थी, वहाँ पेश करने की बात चल रही थी विधेयकों को। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ने एसोसिएशन ने सरकार की इस नीति का विरोध किया और यह निर्णय किया गया कि सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, बीके दत्त, जो बंगाल से क्रांतिकारी थे, जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़े हुए थे एसोसिएशन के साथ, वे गैलरी में जाकर जो सेंट्रल असेंबली है वहाँ पर बम फेंकेंगे, और इस उद्देश्य के लिए वो बम फेंका गया। और भगत सिंह ने ही जो जब ये बम फेंका, तो मैं आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। भगत सिंह मानव जीवन का सम्मान करते थे, लेकिन उसका उद्देश्य जो गूंगी बहरी सरकार थी अंग्रेजों की, उन तक अपनी बात पहुंचाना था। उन्होंने पम्फलेट वहाँ फेंके, लेकिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ से भागे नहीं। उन्होंने वहीं खड़े रहे, अपनी बात को वहाँ पर रखा और अपनी गिरफ्तारी दी वहाँ पर, है ना। तो उन्होंने जो पर्चा फेंका था उस पर मैं आपको जो उनका वक्तव्य है जो लिखा हुआ था उसका एक सारांश मैं बता रहा हूँ कि जो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार हुए थे अभी, उससे कुछ होने वाला नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार नहीं सुन रही थी, तो उन्होंने लिखा गूंगों को सुनाने के लिए तेज आवाज में बोलना पड़ता है। ऐसा ही किसी मौके पर फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वेलियां द्वारा कहे गए नम्र शब्दों के साथ हम अपनी कार्रवाई को डटकर औचित्यपूर्ण ठहराते हैं। उन्होंने जो अपनी यह कार्रवाई की, उन्होंने बोला कि जो गूंगी सरकार है, बहरी सरकार है, उसको सुनाने के लिए हम लोगों ने ऐसा काम किया, और उन्होंने हिंसा को, आतंकवाद को उचित माना और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लाए। इनकलाब का स्थापित अर्थ होता है क्रांति, इनकलाब जिंदाबाद ऐसे नारे लगाते हुए उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। तो लाहौर षड्यंत्र कांड जिसमें सैंडर्स और चानन सिंह की हत्या हुई, असेंबली में बम फेंका और बम बनाने के कारखाने जैसे आरोपों के साथ भगत सिंह और उनके साथियों पर विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। तो जब भगत सिंह पर मुकदमा चलाया जा रहा था, तब उस समय भी जेल में वे हाजिर नहीं हुए। उन्होंने ना ही किसी वकालत की बात की कि हमें वकील की सहायता चाहिए, उन्होंने इनकार कर दिया था। वो जब भी उन्हें जेल में ले जाया जाता था तो वो अपने विचारों को बाहर रखते थे और वो प्रेस के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचता था एक क्रांति की ज्वाला के रूप में। तो उन्होंने जेल में भी बात की, भूख हड़ताल की और मांग की कि जो क्रांतिकारी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार ना किया जाए, उनको साथ राजनीतिक कैदियों जैसा व्यवहार किया जाए और उन्हें जेल में दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर किया जाए। तो इस भूख हड़ताल के दौरान एक जो क्रांतिकारी थे बंगाल के जतिन दास जी की मृत्यु होगी। उन्होंने शहादत प्राप्त की भूख हड़ताल के दौरान, लेकिन अपना आंदोलन जारी रखते हुए उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। और जब उनकी शव यात्रा कलकत्ता में पहुंची तो उस समय शव यात्रा में रिकॉर्ड तो जो है भीड़ ने हिस्सा लिया। पूरे देश में ऐसा महसूस होता था कि जो क्रांति की ज्वाला भगत सिंह और उनके साथी चाहते थे वह प्रज्वलित होनी शुरू हो गई है ना। तो जब इन घटनाओं को अखबारों में खबर मिली तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त की, परंतु महात्मा गांधी ने अपनी कोई राय इस संबंधी नहीं दी, है ना। तो
विशेष अदालत में भगत सिंह सहित राजगुरु और सुखदेव को इस षड्यंत्र का हिस्सा मानते हुए जो है मृत्यु दंड दिया गया और अंत में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दी गई, वो शहीद हो गए, है ना। तो महात्मा गांधी ने जब इस फांसी शहादत के 6 दिन के बाद कराची में कांग्रेस का बैठक हुई तो वहाँ अपना पक्ष रखा भगत सिंह और युवा शहीदों के लिए। उन्होंने बहादुरी के लिए, बहादुर मानते हुए, शूरवीर मानते हुए उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की, है ना। पर उन्होंने उनके हिंसा के सिद्धांत का जो है समर्थन नहीं किया। फिर हम बात करेंगे, अब भगत सिंह के विचारों की बात करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बात की कि जो भगत सिंह के विचार हैं वो उस समय की परिस्थितियों और व्यक्तियों और घटनाओं से प्रभावित थे। तो उनके जो चिंतन पर जो समाजवादी मार्क्सवादी चिंतन का बहुत प्रभाव पड़ा, जिसके कारण वो समाजवादी चिंतन के नज़दीक हो गए। जो मार्क्सवादी विद्वान हैं, मार्क्स हैं, चाहे लेनिन हैं, चाहे ट्रॉट्स्की हैं, इन विद्वानों की रचनाओं को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने अपने विचारों में स्थान भी दिया। तो समाजवादी चिंतन होने के कारण ही जो बहुत हद तक थे भगत सिंह जो थे वो नास्तिक बन गए। उन्होंने कई वक्तव्यों में, अपने लेखों में, अपनी रचनाओं में यह व्यक्त किया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, है ना। और मुकदमे के दौरान भी अपने विचारों को उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि जो भी व्यक्ति प्रगति का समर्थन करता है उसे पुराने धर्म के हर मुद्दे की आलोचना, अविश्वास करना चाहिए और उसे चुनौती देनी चाहिए। तो भगत सिंह किसी भी प्रकार के जो पंथ में विश्वास नहीं रखते थे, वो धर्मनिरपेक्षता का विचार रखते थे, है ना। और उन्होंने ईश्वर के प्रति विश्वास और धारणाओं को जो है अपने मन से हटा लिया था, है ना। तो इस तरह का उनका विचार था। तो फिर हम बात करेंगे सामाजिक क्रांति के बारे में विचार। तो भगत सिंह के विचार साम्यवाद और मार्क्सवादी जो विचार थे उसी साम्यवाद से प्रभावित थे 1917 में। तो उनका मानना था कि वो क्रांति के माध्यम से समाज का पुनर्गठन चाहते हैं, ऐसा समाज जिसमें सर्वहारा की प्रभु सत्ता को मान्यता दी जाएगी और एक विश्व संघ मानवता को पूंजीवाद के बंधन और साम्राज्यवाद के युद्धों से के संकट से मुक्त करे। कहना का अर्थ वो क्रांति द्वारा एक सर्वहारा समाज, मतलब यहाँ मजदूरों और किसानों के पास प्रभु सत्ता होगी, पूंजीवादी व्यवस्था का वो विरोध करते थे और साम्राज्यवादी व्यवस्था का विरोध करते थे। वो जो ब्रिटिश सरकार का भारत में शासन था उसे वो पूंजीवादी साम्राज्यवादी शासन मानते थे, और जो ब्रिटिश सरकार है उसके साम्राज्यवाद का उद्देश्य ही पूंजीवादी हितों की रक्षा करना था, उनका ऐसा मानना था। ठीक है, तो उनका एकमात्र जो विचार था, उनका मानना था कि वर्तमान स्थितियों को पूरी तौर पर नष्ट करने के बाद एक नए अनुकूलित आधार पर समाज के क्रमबद्ध पुनर्निर्माण का कार्यक्रम। क्रांति का अर्थ उनके लिए क्या था कि वर्तमान स्थितियां हैं उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए और जो समाज का सर्वहारा वर्ग है उसके अनुकूलित एक समाज हो, क्रमबद्ध पुनर्निर्माण किया जाए, ऐसा वो एक जो है क्रांति को मानते थे। और यह समाज पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पर आधारित होगा। भगत सिंह जो चैरिटेबल संस्थाएं थी, चैरिटी थी, उसका भी विरोध करते थे। उनका मानना था कि हम ऐसा समाज चाहते हैं, एक समाजवादी स्थान चाहते हैं जहां कोई जरूरतमंद होगा ही नहीं और ना ही गरीब होगा, ना भीख दी जाएगी, ना भीख दी जाएगी। और इस समाज में राइट टू वर्क होगा, काम करने का अधिकार होगा। ध्यान दीजिए, काम करने का अधिकार सबको प्राप्त होगा। कैसा समाज होगा? सर्वहारा समाज, क्रांति जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद से मुक्त होगा उसके युद्धों से, और वहाँ चैरिटेबल संस्थाएं नहीं होंगी। क्यों? किसी को चैरिटी की जरूरत ही नहीं होगी, सबको काम करने का अधिकार होगा और सबको बराबर पारिश्रमिक मिलेगा, बराबर वेतन मिलेगा, चाहे वो मानसिक कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक कार्य कर रहे हैं। किसी भी कार्य को छोटा नहीं माना जाएगा और सबको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और उत्पादक को मजदूरी देनी पड़ेगी, किसी का शोषण नहीं होगा।
ठीक है, ये ऐसी वे बात करते थे, है ना। साथ ही साथ उन्होंने दंड अपराध के लिए भी जो है अपने विचार प्रकट किए। उनका मानना था कि अगर अपराधी को किसी तरह का दंड दिया जाता है तो उसका उद्देश्य पुनर्वास करना होना चाहिए, है ना। जेलों को सुधार गृह होना चाहिए, निरा तर्क नहीं है, ऐसा उनका मानना था। ये मानते थे कि जो युद्ध हैं ये शोषण का आधार हैं और समाजवादी समाज में युद्ध की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य पूंजीवादी समाज से अपनी रक्षा करना होगा। और क्रांतिकारी जो कोई किसी प्रकार का युद्ध होगा, किसी प्रकार की क्रांति होगा, उसका उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना होना चाहिए, है ना। ऐसा उनका मानना था। फिर कांग्रेसी नेतृत्व को उन्होंने अस्वीकार किया, है ना। तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस की आलोचना क्यों की, कांग्रेस के नेतृत्व को उन्होंने क्यों अस्वीकार किया। तो जब गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो भगत सिंह उस समय मात्र 13-14 वर्ष के थे। तो असहयोग आंदोलन को उनसे काफ़ी आशा थी कि जो असहयोग आंदोलन है शुरू में वो महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन करते हैं कि यह देश को स्वतंत्रता दिला देगा। लेकिन जब 1922 में चौराचारी की घटना के कारण यह आंदोलन वापस ले लिया गया, एक क्रुद्ध भीड़ ने अंग्रेजों के सिपाहियों को चौकी को आग लगा दी गई, है ना। तो ऐसी स्थिति में उनको यह लगा कि यह देश के लोगों के साथ विश्वासघात है। क्रांतिकारियों को बहुत दुख हुआ और इसी तरह से गांधी इरविन समझौता, सविनिया अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाना, इन सब घटनाओं को एक जो बड़ी जो थी वो मानते थे, क्या होता है, गलती मानते थे। हाँ, आंटी वेट कर लो जाए। यहाँ तक कि कांग्रेस के अपने पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव जो 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय पेश किया था, उसको भी वो अधमना प्रयास मानते थे। तो इन सब के कारण वे कांग्रेस के नेतृत्व को अस्वीकार करते थे। उनका मानना था कि जो कांग्रेस के लीडर हैं वो अपने हितों की, जो पूंजीवादी हितों की रक्षा करना चाहते हैं, वो जो मजदूर और किसान हैं उनकी शक्ति को जागृत नहीं करना चाहते। और इसीलिए उनकी जो पूरा आंदोलन है, कांग्रेस ने मजदूरों और किसानों को उस आंदोलन में कोई अधिक हिस्सेदारी के लिए प्रेरित नहीं किया था, क्योंकि इसलिए जो कांग्रेसी थे वो पूंजीपति जिमींदारों के हितों को सुरक्षित करने वाला एक वर्ग मानते थे, ऐसा उनका मानना था। लेकिन भगत सिंह का जो उद्देश्य था वो समाजवादी क्रांति था और उससे पहले वो राजनीतिक क्रांति चाहते थे। देश को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। केवल अंग्रेजी राज का तख्त पलट देना ही काफी नहीं था। मजदूरों और किसानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उनका मानना था कि अगर लॉर्ड रीडिंग की जगह पर सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर ले लें या लॉर्ड इरविन की जगह पर सर तेज बहादुर सप्रू ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब सर्वहारा वर्ग क्रांति कर सारा का सारा जो किसान है, मजदूर हैं, उनके पास सत्ता आएगी और क्रांति होगी। तो राजनीति का यह ठीक है कि राजनीति का आर्थिक स्वाधीनता से पहले वो राजनीतिक स्वाधीनता चाहते थे और अंग्रेजों की गुलामी से वो मुक्ति चाहते थे, लेकिन वे एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सर्वहारा वर्ग का प्रभु सत्ता होगी और समाज में किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, सब लोगों को रोजगार मिलेगा, किसी प्रकार की बेरोजगारी नहीं होगी, व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा शोषण नहीं होगा। जो उत्पादन और बांध के साधन हैं उन पर जो है वो सामाजिक नियंत्रण के अधीन होंगे, समाज के भले के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका जो अंतिम उद्देश्य था वो आर्थिक स्वाधीनता को प्राप्त करना था, लेकिन उससे पहले राजनीतिक स्वतंत्रता को वह पहला कदम मानते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो भगत सिंह थे वो क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। हमने उनके विचारों को किया। ठीक है, वे भारत में जो अंग्रेजी शासन था उसको दमनकारी, अनैतिक, औचित्यपूर्ण मानते थे और इसके लिए उन्होंने हिंसक क्रांति की बात की जो सर्वहारा वर्ग द्वारा होगी,
उनका मानना था कि मजदूर किसानों का इकट्ठे होकर साम्राज्यवादी पूंजीवादी जो ब्रिटिश शासन है उसके विरुद्ध खड़े हो जाना चाहिए और हिंसक क्रांति करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उनका मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वह राष्ट्रीय आंदोलन अपने लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट नहीं है, वो वर्जियों के हितों की बुर्जिया श्रेणी जो पूंजीपतियों की साम्राज्यवादियों की श्रेणी है उनके हितों की रक्षा करना चाहती है, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने गांधीवादी तरीकों और नीतियों की खुलकर आलोचना की, है ना। उन्होंने गांधीवाद को अस्वीकारा, उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं किया। वह एक ऐसा दल चाहते थे जिसमें अनुशासित परिश्रमी समर्पित और अटल युवक हों। उन पर रूसी क्रांति का विशेष प्रभाव पड़ा था। तो वो भारत को एक आदर्श राज्य, जहां किसी प्रकार का समाजवादी राज्य बनाना चाहते हैं, जहाँ किसी प्रकार का शोषण ना हो। तो भगत सिंह के विचारों को हमने आज पढ़ा। तो हर जगह पर हम भगत सिंह की तस्वीर देखते हैं, हम, है ना, उन्हें मसीहा मानते हैं मजदूरों और किसानों का। लेकिन आज भी जो है भगत सिंह के रूप में हम सब लोगों को, जो हमारे बड़े भाई के हमारे पूर्वज हैं, जिनको हम अपना आदर्श मान सकते हैं, उनके विचारों को जीवित रखने की ज़रूरत है, जिससे कि जो हमारा देश भारत है आगे बढ़े। ठीक है, इन शब्दों के साथ ही जो आज का मेरा जो है काउंसलिंग सेशन है उसे मैं समाप्त करता हूँ और आपसे आज्ञा चाहता हूँ। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। हम 3 बजे कल फिर मिलेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और जो अगली यूनिट है आपकी, उसको मैं करवाऊँगा, तो मैं भी बता देता हूँ आपको कि जो हमारे काउंसलिंग सेशन कम रह गए हैं इनके, तो जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और आदिवासी समाज है, जिसमें हम ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ेंगे और उसी प्रकार से हम जो है सुभाष चंद्र बोस को पढ़ेंगे। तो गांधी के विचारों को हम पढ़ेंगे। तो आज हम भगत सिंह को पढ़े हैं, तो कल हम जो आने वाले हमारे 2-3 लेक्चर रह गए हैं उसमें जो हमारे कुछ और थिंकर्स हैं उनको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जो बी.डी. सावरकर हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो हम इनके विचारों को जो आने वाले 2-3 सेशन है उनमें हम पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने घर पर रहते हुए जो आपकी यूनिट्स हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए, ताकि आपको जब हम काउंसलिंग सेशन आयोजित करें तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।